नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और इस शो पर हमारे साथ आशीष बहेती और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक और मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। 2025 के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी से होगी बातचीत और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापरिया से भी जानेंगे हम मार्केट के टेक्निकल टेक्सचर और कुछ स्टॉक ट्रेड्स पर उनके व्यूज़। लेकिन इससे पहले एक रुख करते हैं मार्केट का। मार्केट में एक चीज़ है लेकिन आज रेजिलियंस है थोड़ी सी। निफ्टी अभी भी अच्छे खासे ग्रीन में है, करीब करीब 0.5%, और उसका मेन कारण है बैंक निफ्टी जो करीब करीब 1% गेन के साथ अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जिसको लीड कर रहा है HDFC बैंक अभी भी 1800 के ऊपर। हालांकि अब 1800 के आसपास ही है ये स्टॉक और काफ़ी हद तक इसका साथ दे रहा है रिलायंस। हालांकि डे हाई से थोड़ा हल्का हुआ लेकिन रिलायंस में भी स्ट्रेंथ है आज। ITC में आज अच्छी स्ट्रेंथ है और मेटल स्टॉक्स में आज अच्छी आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। हालांकि डे हाई से थोड़े हल्के हुए हैं स्टॉक्स, लेकिन JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को यहाँ पर थोड़ी सी इस समय आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। वीकनेस कहाँ पर है? लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, HDFC लाइफ उसको लीड कर रहा है, SBI लाइफ ये भी नीचे, और कुछ ऑटो स्टॉक्स हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो यहाँ पर आपको हल्की सी वीकनेस दिखाई देगी आज की ट्रेड में। जहाँ तक FNO स्टॉक्स की बात है उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स, पेटीएम, मन्नापुरम, DLF ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ तेज़ी दिखाई देगी आपको। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ वीकनेस है, उनमें डालमिया भारत, सीमेंस 10% की गिरावट के बाद आज फिर करीब 2.5-3% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं, PVR आइनॉक्स, CDSL, कैम्स, BSC, बेसिकली जो रीसेंट गेनर्स थे यहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी। वीरो जी, तो ये अब तक की छोटी सी समरी थी और अब एक काम करते हैं, अपने पैनल से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सोनी जी जुड़ चुके हैं। सोनी जी, गुड मॉर्निंग मैम। आपका आज का जो कन्विशन आइडिया है वो क्या है? 2 ट्रेड्स आपके। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा यहाँ पे पहला रहेगा एक सेल रिकमेंडेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। सो HAL की फ्यूचर सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 4220 फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 4050 और 4020 के टारगेट्स यहाँ पे है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली 4100 की पुट ऑप्शन भी है, बाई कर सकते हैं। 33 यहाँ पे चल रहा है, इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट ऑप्शन में रहेगा आपका 15 रुपए का, टारगेट है 70 का, 70। सो HAL में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है 4200 के नीचे और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे बहुत इजीली ब्रेक कर रहा है। सो थोड़ा सा वीक आउटलुक बन रहा है। स्टॉक मुझे लगता है टुवर्ड्स 4000 लेवल्स के टेस्ट करने की तैयारी में है। सो फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। दूसरा जो एक आइडिया रहेगा वो है बाय, बट बाय है यहाँ पे रियल एस्टेट में से DLF की स्पेस में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छी रिकवरी नजर आ रही है DLF फ्यूचर्स में, आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 830 का, टारगेट रहेगा यहाँ पे 855 से 862 के टारगेट से। ओके, चलिए ये हो गई सोनी जी के पिक्स। सचिन, गुड मॉर्निंग अगेन। सचिन, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन आपको रिटेन करना है मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी है। कहीं जाकर थोड़े से गैस स्टॉक्स में रिलेटिवली थोड़े स्टेबल मूव्स नजर आ रहे हैं। वहां पर गेल का डेवलपमेंट काफी बेटर लग रहा है। 190 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वो सपोर्ट इसने अच्छी तरह डिफेंड किया है। फिलहाल 196 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में शेप अप होनी चाहिए। तो 205 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर गेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। आपको खरीदारी 194 तक करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 192 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 205 के टारगेट के लिए। ऑन द शॉर्ट साइड जिस तरीके से डेटा है, फिलहाल भारतीय एयरटेल में एक अच्छा अपमूव जनरेट हुआ था, बट कहीं जाकर जो एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब स्टॉक कॉन्फिडेंटली 1610 के ऊपर ट्रेंड करेगा। तो फिलहाल तो संकेत थोड़े से नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 1610 पे ही लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक वापस 1540 1530 के लेवल्स को रिविजिट करे। ओके, भारतीय एयरटेल सेल है आपका। अरुण जी, आपके 2 ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग वृंदा जी एंड गुड मॉर्निंग अनुज जी।
देखिए मुझे लग रहा है मार्केट इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा ओवरसोल्ड पोजीशंस काफी बनी है, तो दोनों ही बाई साइड के ट्रेड्स है। तो पहला स्टॉक होगा इंडिगो। इंडिगो मुझे लग रहा है बड़े सपोर्ट के आसपास है और एक छोटे स्टॉप लॉस का इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं, तो 410 इसका स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 4520 वहां तक मुझे लग रहा है इंडिगो जाना चाहिए। और दूसरा स्टॉक अगेन फार्मा सेक्टर से होगा। डिविस लैब में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है, तो 5890 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो 5830 के स्टॉप लॉस से बाई करें और मुझे लग रहा है 5970 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोनों ही थोड़े डिफेंसिव आप कह सकते हैं। डिविस लैब थोड़ा डिफेंसिव काउंटर है, इंडिगो थोड़ा एग्रेसिव है। मुझे लग रहा है दोनों में थोड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ओके, डिवीज लैब्स आज सुबह से 2-3 बार डिस्कस हो चुका है स्टॉक। बहती जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, दो स्टॉक दोनों लॉन्ग साइड में रहेंगे और एक पुल बैक के लिए ट्रेड में ढूंढा जा सकता है। पहला है गॉडरेज प्रॉपर्टीज। स्टॉक 200 डेमा पे सपोर्ट लिया, फ्राइडे की जो गिरावट थी उसमें भी 200 डेमा पे रुका, आज भी लो वहीं था और एक वापस पुल बैक दे रहा है और 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिला है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2850 का एक एसएल मेंटेन करे, 2960 और 3020 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो आईटीसी है। ये भी 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जिस हिसाब से इसमें मूव बनने में लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 460 का स्टॉप लॉस लगाना है, 480 का पहला टारगेट और 490 के दूसरे टारगेट के लिए आईटीसी में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, आइए देखते हैं एचडीएफसी बैंक के सिवा और कौन कौन से बैंक जो हैं वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ का। मतलब एचडीएफसी बैंक तो क्लियरली सबसे ऊपर है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक शुक्रवार को भी कोलैप्स नहीं हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक शुक्रवार को भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था। आपकी रीडिंग सोनी जी ऑन आईसीआईसीआई बैंक? तो यहाँ पे हम वीरेंद्र जी देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि बेटर है बाकी सेक्टर स्टॉक्स में से। यहाँ पे 1312.80 की सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। 50 ईएमए है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आ रहा है डेली चार्ट्स पे। और जो इम्पोर्टेंट है कि जो फ्राइडे की क्लोज थी उसके ऊपर आज ओपन करके सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है टुवर्ड्स 1320 अगर एक बार टेस्ट करके उसको क्रॉस कर पाएगा, पोजिशनली टुवर्ड्स 1360 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। होल्ड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे 1280 की स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे होल्ड कर सकते हैं 1360 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे हो गई आईसीआईसीआई बैंक की बात। अब आईसीआईसीआई बैंक ने जो थ्रस्ट जनरेट करा वो निफ्टी बैंक को डी हाई पर लिया है और कुछ आई थिंक स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा पुल बैक मोड में है। ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स, उसमें एस्कॉट्स कुबोटा शामिल है ये डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और उसके सिवा श्रीराम फाइनेंस पुल बैक फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। और उसके बाद मन्नापुरम आज जो फर्स्ट एक में स्ट्रेंथ दिखा रहा था, देखिए मजबूत अभी भी है बट इंट्राडे हाई से रिट्रेस तो हुआ है, तो मैं इसको छोड़ता ही हूँ। ट्रेंड जिसका जिक्र मेरे ख्याल से कुछ देर पहले अनुज ने किया था, इट्स 3943 डे हाई पे और एक लेके आइएगा स्क्रीन पे एक स्टॉक और आई थिंक मेटल स्पेस से सेल इस वक्त एक अच्छा मूव देने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बैकफुट पे एक स्टॉक आ रहा है आज बहुत शार्पली, दैट्स आई थिंक डिक्सन पे एक टेक चेक ले लेते हैं बस बहुत संक्षेप में। आशीष बहती जी, डिक्सन पे जो लोग एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे, क्या मैसेज दिया है इस स्टॉक ने? शुक्रवार के क्लोज के बाद 10 डेमा टूटना, आज का इंट्राडे हाई एक बार फिर से 10 डेमा, आपकी रीडिंग डिक्सन पे? यूरी जी, स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी बनी हुई है, अभी भी 20 डेमा के काफी ऊपर चल रहा है, लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि जिनके पास भी लॉन्ग है एक बार थोड़ा जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी है, ये भी एक हाई बीटा स्टॉक है और यहाँ भी थोड़ा सा गिरावट और देखने मिल सकता है। नीचे के लेवल पे शायद वापस पोजीशन ऐड की जा सकती है। 16,900 एक अच्छा जोन रहेगा, 16,900 से 17,000 का जो जोन है अच्छा जोन रहेगा पोजीशन ऐड करने के लिए, तो लॉन्ग वालों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। कि मीनवाइल एक मार्केट में अब शानदार रैली और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी अब डे हाई पर ऑलमोस्ट अब 600 पॉइंट ऊपर 51,333 पर अब हम आ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। और ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी पर 51,500 के करीब हमारी बड़ी रेजिस्टेंस थी, क्योंकि वहाँ पर आपका 51,500 से 51,600 पर आपका फ्राइडे का हाई था। और मिड कैप भी घुमा है, अब मिड कैप लोअर लेवल से इनफैक्ट काफ़ी शानदार घुमा है और एडवांस डिक्लाइन जो काफ़ी ख़राब हो गया था और वहाँ पर भी अब थोड़ी रिकवरी है, थोड़ा सा गैप कम हुआ है। देखिए ग्रीन लाइन वापस रेड लाइन की तरफ बढ़ती हुई। चलिए अब 2025 के आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हैं। देवेन जी गुड मॉर्निंग। बताइए 2025 के लिए सबसे बड़ी थीम आपके हिसाब से क्या होगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो लास्ट क्वार्टर था मार्केट का वो काफ़ी वीक रहा?
ओके, चलिए मीनवाइल मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। अब करीब 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर 23,800 पर। वीरो जी, थोड़ा सा अगर आप देखें, अब हम हाई लेवल्स पर सस्टेन करते हुए और निफ्टी भी इंट्राडे हाइस को, जो कि लगभग सुबह सुबह इसने 9:23 पे छुआ था, उसको रीटेस्ट करता हुआ एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा। लुक एट रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस सुबह मतलब अलॉन्ग विद HDFC बैंक आज स्ट्रेंथ प्रोवाइडर था 1219 पे, ये भी बखूबी हाइस पे सस्टेन करता हुआ, और मेटल्स पूरा अच्छा पुल बैक दे रहा है। और मैं एक स्टॉक शायद थोड़ा सा और मार्क कर लेता हूँ, दैट्स आई थिंक जुबिलेंट फूड्स। ये करीब 681 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। ये सचिन, आपका टेक क्या है? 682, हल्की सी वो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो परसिस्ट कर रही है 11 दिसंबर से। सोनी जी, आप क्या कहेंगे जुबिलेंट पे? 681 कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव साइन है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। प्रीवियस डे के फ्राइडे के लो को ब्रीच नहीं किया है, 670 को होल्ड कर रहा है। रेंज बना रहेगा यहाँ पे 670। हायर साइड में मुझे लगता है कि 695 और 700 के बीच में एक रेंज है। सो ये रेंज प्ले आउट हो सकता है। थोड़ा लोअर साइड ऑफ द रेंज पे कोई बाई कर सकता है, हायर साइड ऑफ द रेंज पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट आज के लिए मुझे लगता है कि अगर 670 को अच्छे से होल्ड कर रहा है तो एक बार टुवर्ड्स 695 698 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है बाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस ना देके, बट 674 फ्यूचर्स के अनुसार स्टॉप लॉस पे यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं इंट्राडे में 695 698 के टारगेट्स के लिए। ओके, जुबिलेंट फूड्स एट डे हाई पर, मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई। चंदन थापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, अब एक इम्प्रेशन आपको काफ़ी हद तक नेक्स्ट सीरीज़ का मिलने लगा होगा। FIs की एक्सट्रीम सेलिंग, नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट, आपने ऑलमोस्ट शुक्रवार को 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ दिया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उस एवरेज तक होके आ गया। ऊपर से जो दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स में रोलोवर्स की आपको इस वक्त स्टैट्स मिल रहे हैं, रोलोवर कॉस्ट्स, क्या लग रहा है इस क्लस्टर में करना क्या चाहिए बताओ? और एक पोजिशनल ट्रेडर ये मार्केट कैसे प्लेस्ड है? नमस्कार वीरू, देखिए सबसे पहले हम इस साल की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस 2024 के अंतिम पड़ाव पे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इतने उठापटक के बावजूद भी इंडेक्स का ये नोवा कंटिन्यूसली ईयर रहा है जहाँ पे साल दर साल इंडेक्स ने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। कहीं ना कहीं हम डबल डिजिट गेन के साथ बंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ लगभग 9-9.5% बढ़त के साथ मार्केट खड़ा है। ओवरऑल देखिए, इस पूरे ईयर की जो थीम रही थी वो ये था कि डिक्लाइंस में बाइंग आ रही थी, भले अपसाइड केप हो रही थी। स्टार्ट में मोमेंटम था, अभी पिछले लगभग 6-7 वीक से ऊपर के लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है। ट्रेड सेटअप की हम बात करें ऑन इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो मार्केट का रिसेंट टॉप बना था वो लगभग 26,277 के आसपास था। वहां से इंडेक्स ने 3,000 पॉइंट का डिक्लाइन देख के उसका 50% रिट्रेसमेंट किया था, जो लगभग 24,770 24,800 आता था। उसको नहीं निकाला तो वापस लेवल रिटेस्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं मार्केट अब एक हार्मोनिक पैटर्न्स बना रहा है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ थोड़ा प्रेशर है, बट कहीं ना कहीं 23,000 से 23,333 वापस एक नए बॉटम का काम करेगा। लास्ट वीक में एक बड़ा बेरिश कैंडल बना था, बट उसके साथ में मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंडिकेटर में जो सेलिंग इंडिकेटर थे वो नीचे के लेवल पे कूल ऑफ नजर होते हुए आएंगे और वीकली चार्ट में थोड़ा सा डाइवर्जेंस बनेगा। अब रोल ओवर के स्टेट्स की बात करें हम, तो इस सीरीज का देखिए तो इस सीरीज में ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आया, नीचे से बाइंग था, और नेट टू नेट हम लगभग मामूली सी गिरावट के साथ ये सीरीज में अभी तक काम कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे 3 दिन का डेटा सेटअप बाकी है, क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को है। इस सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो काफी ऊपर का है, लगभग 24,400 का, और हम एवरेज से नीचे हैं, और तो उसकी वजह से अपसाइड आपका केप रहेगा। बट अगेन हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि नीचे में 23,500 की पुट भी राइटिंग है, जो कहीं ना कहीं 23,350 के लेवल को सपोर्ट करेगी। तो रोल ओवर इस बार कंपैरेटिवली इन लाइन है एज ऑफ नाउ। अभी 2 दिन और पेंडिंग भी है। मेरा ऐसा मानना है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 2 दिन की बात करें तो 23,350 से लेके 24,000 24,100 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। ओवरऑल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि 24,000 से लेके 24,333 में मार्केट बॉटम बनाएगा, ऊपर वापस 23,300 से 23,000 के बीच में बॉटम बनाएगा, वापस 24,400 25,000 के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी 4-5 दिन काफी शॉर्ट्स बने। इनफैक्ट निफ्टी में हाईएस्ट शॉर्ट की पोजीशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को बनी है जब 6% ओपन इंटरेस्ट बना था। बैंक निफ्टी पिछले लगभग 4-5 एक्सपायरी में एक बड़ी रेंज में कामकाज कर रहा है। नीचे में 50,000
और 49,650 तोड़ नहीं रहा है, 50,000 में जम के पुट राइटिंग है, तो ये लेवल तो आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 50,000 से 52,000 ये बड़ी रेंज रहेगी। बट बैंक निफ्टी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज के रोल ओवर के बाद में एक वोलेटाइल क्यूज देखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। तो 50,000 52,000 ये एक दौर रहेगा, उसको ब्रेकआउट के बाद में बैंक निफ्टी का मूव बनेगा। और बैंक निफ्टी में मेरा ऐसा मानना है कि यदि कहीं लीडरशिप लेगा तो आईसीआईसीआई बैंक बॉटम बनेगा और एचडीएफसी बैंक है वो नीचे के लेवल को रिट्रेस करके वापस सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। चंदन, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक नीचे के किन लेवल्स को टेस्ट करके बाउंस बैक करेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी बैंक का एक बिहेवियर रहा है कि जब भी ये नया मूव बनाता है उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव मूव बना है, क्योंकि वैसे आप देखें तो एक राइजिंग चैनल और राइजिंग स्लोप लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं देखूं तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ज्यादा टिकता नहीं है, एक या दो दिन 50 डे के आसपास आता है और फिर वापस क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। तो जो अभी इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है उसी को मैं सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, जो लगभग 1760 के आसपास है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि 1760 यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, वापिस इसको 1850 और 1875 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक चंदन, खासतौर से एफएनओ में अब हम नई सीरीज में एंटर करेंगे, नए साल में एंटर करेंगे, आपकी टॉप आइडियाज क्या होंगे इस समय? देखिए वीरू, देखिए अनुज, कहीं ना कहीं बैंक्स को बॉटम पिक करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लोअर बैंड ऑफ द राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी पिछले लगभग 3-3.5 साल से एक राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है वीकली चार्ट में, जो काफी ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। जब भी लोअर बैंड पे आता है बाइंग आ जाती है, अपर बैंड पे आता है कोई ना कोई रीजन से सेलिंग आता है, तो वापस थोड़ा सा डिप आती है, लोअर बैंड को टच करेगा तो काफी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वहां से टर्न करे। इसके लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक को इसलिए भी मैं फोकस करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका वोलेटाइल मूव इतना ज्यादा नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन और राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे लगभग 1260-65 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1350-1400 तक के टारगेट के लिए। तो बैंक्स में मेरा फोकस आईसीआईसीआई बैंक में रहेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट थीम कंटिन्यू रहेगी बाजार में, और सेलेक्टिव कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पॉजिटिव मूव दिखाने को नजर आएगी, चाहे आप बीएससी की बात करें या फिर सीडीएसएल की बात करें। उसके अलावा मेरा मानना है कि रियल एस्टेट काउंटर है, कहीं ना कहीं एक रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों इंडिकेट कर रहा है, जो एक लीडिंग क्वाड्रेंट में है। रियलिटी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दिखा सकता है। एक तरफ आपका पूरा बाजार में ऊपर के लेवल से सेलिंग है, बट रियल एस्टेट काउंटर इस सीरीज में लगभग 12% की बढ़त बनाए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ओबेरॉय रियल्टी में अगले 1-1.5 महीने तक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इवन लोडा और डीएलएफ में भी सपोर्ट बेस बाइंग रहेगी। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो 2200 के मेजर सपोर्ट से कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर में 2450 से लेकर 2500 तक के टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। तो सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक, कुछ रियल एस्टेट काउंटर, कैपिटल मार्केट थीम और कुछ डिजिटल इंडिया, जैसा कि डिजिटल इंडिया से रिलेटेड काउंटर, पॉलिसी बाजार हुआ या फिर कुछ इससे रिलेटेड काउंटर रहेंगे। वहां पे मेरा मानना है कि बाजार में अल्फा जनरेट भी होगा और आपका सांता क्लॉज रैली और ईयर एंड सेलिब्रेशन भी मिलेगा। अच्छा चंदन, अभी तो आपने स्ट्रेंथ की बात की, आपने एचडीएफसी बैंक की बात करी, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें सब्सटेंशियल शॉर्ट्स बन रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रहा था कि मार्केट वाइड रोल ओवर इतने नहीं हैं स्ट्रॉन्ग, और शायद अभी लोगों ने एग्जिट किया है, नेक्स्ट मंथ में पोजीशंस इतनी बिल्डअप नहीं हो रही हैं, बट स्टिल चार्टिकली जो खराब भी हैं, काफ़ी शॉर्ट हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग के एक पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जब मार्केट थोड़ा बहुत भी स्टेबल हो। वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट्स और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही कैटेगरी के काउंटर को देखें और रोल ओवर की बात करें तो देखिए इंडेक्स में रोल ओवर अब देखना पड़ेगा कैसे होगा, क्योंकि लोड साइज अब चेंज हो रहे हैं। हो सकता है छोटे छोटे ट्रेडर है वो रोल ओवर नहीं करे क्योंकि लोड साइज चेंज होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक नए तरीके से 75 के निफ्टी में क्या लोड साइज में क्या रोल्स होते हैं और 30 के लोड साइज में बैंक निफ्टी में क्या रोल होते हैं। अब हम उन काउंटर्स की बात करें जहां पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आ रही है, मेरा तो ऐसा मानना है कि वीरू इस मार्केट में जहां पे इंडेक्स स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, स्ट्रेंथ उन्हीं काउंटर में आएगा जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। मैं कोई भी ऐसा सेक्टर पिक नहीं करना चाहूंगा जहां पे वीकनेस है और जहां पे हम माने कि कंपैरेटिवली मार्केट रिकवर होता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आए। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर हो सकते हैं जहां पे अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हैं। और यूजुअली निफ्टी ऑटो में हमने देखा है कि जब भी एक जोर से सेलिंग आता है, कोई ना कोई रीजन से वैल्यू बाइंग आ रही है, तो निफ्टी ऑटो एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जो इस सीरीज में ऊपर के लेवल से गिरा है, पिछले काफी वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। इस एक सेक्टर पे मैं ध्यान रखना चाहूंगा। और इस सेक्टर में आप देखोगे तो एस्कॉर्ट्स में काफी शॉर्ट्स बने हैं, हालांकि काउंटर वीक है
पर मेरा ऐसा मानना है कि ये काउंटर अब 3150 होल्ड कर जाता है नीचे में, तो यहाँ पे 3300 तक के शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बनेंगे। बट ध्यान रखें, ऑटो सबसे वीक है, मार्केट के रिकवरी के साथ ही कवरिंग आएगी, अदरवाइज यहाँ पे कवरिंग आना मुश्किल रहेगा। उसके अलावा एक काउंटर है जो मेरे रडार पे, आईजीएल, जिसमें शॉर्ट्स लास्ट सीरीज में बने थे, इस सीरीज में कटे नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि 1-2 दिन काउंटर यहाँ पे रह जाता है तो 5% का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर इस काउंटर में भी बन सकता है। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी से बातचीत हुई आपसे यहाँ पर बाजार के लेवल्स पे, इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी मेरी तरफ से, CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं। और चलते हैं अब देवेंद्र जी की तरफ। देवेंद्र जी से अभी संपर्क सध चुका है। देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है, आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। थोड़ा सा फेस्टिव आई थिंक जो होता है ना, आई मीन स्पार्कल्स वो नज़र आ रहे हैं, थोड़ा ग्रीन हरा रंग आज स्क्रीन पे है। बट ये जो शुक्रवार तक का जो प्राइस डैमेज हुआ देवेंद्र जी, आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या जो रीजंस को यहाँ तक लेके आए, वेदर इट्स आई थिंक वट एवर इज़ द मैक्रो रीजंस, और जो FI सेलिंग रही, क्या अभी वो परसिस्ट करने की संभावना नज़र आ रही है आपको? सो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, एंड आपको भी खूब शुभकामनाएं फेस्टिव सीजन की। जो पिछले दिनों में जो मार्केट बना है उसके अंदर 2 या 3 चीजें एक साथ में बाहर आती है। एक तो ज्यादातर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में से फंड रिलीज कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ सीरीज ऑफ IPOs विच हैव लाइंड अप, उनके वहाँ आइदर द प्री IPO इन्वेस्टमेंट और द एंकर इन्वेस्टमेंट बाय द फंड, और पोस्ट लिस्टिंग जिसके अंदर उनको ज्यादा अपना स्टेक बढ़ाना है, उसके अंदर आई थिंक ये नए IPO के अंदर फंड जुटे जा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो लिस्टेड है उसके अंदर से पैसे निकाल के यहाँ पे फंड ट्रांसफर हो रहे हैं। आई थिंक इट्स अ बिग टाइम एक्टिविटी विच इज करंटली हैपनिंग। Along with that, of course, I think strengthening of the dollar and weakening of rupee के माध्यम से देखें तो I think on expectation also some of the foreign investors have been taking out money systematically, largely because उनको depreciation in their portfolio due to currency नहीं देखना है। तो शायद ये भी एक प्रक्रिया साथ में जुड़ी हुई है, चालू है। मैं मानता हूँ कि पूरे के पूरी जो प्रक्रिया है वो टेक्निकल ज्यादा है, फंडामेंटल के अंदर उसके अंदर कोई ज्यादातर नेगेटिव नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, थर्ड क्वार्टर के नतीजे और फोर्थ क्वार्टर के नतीजे जब भी हम देखें तभी उसके अंदर आई थिंक हमें एक चीज सामने आएगी कि आई थिंक दी फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज दे रिमेन इंटैक्ट। शायद थोड़ा बहुत जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर जो सेकंड क्वार्टर में देखा गया था वो थर्ड क्वार्टर में चालू रहे, बट ओवरऑल आई थिंक द एनवायरनमेंट इज बिकमिंग मोर कंड्यूसिव फॉर बेटर मार्जिन एंड एट द सेम टाइम हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर नॉर्मली शुड रिमेन गुड एंड दैट शुड ब्रिंग बैक इन्वेस्टर्स who have basically deserted the market from the listed securities and they are moving more towards a IPO, क्योंकि IPO के अंदर उनको एक रिटर्न भी एक अच्छा शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल रहा है। तो शायद ये प्रक्रिया अभी एक्सेलरेट हो रही है, उसका भी एक कारण हो सकता है। अच्छा देवेंद्र जी, अगर मैं बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करता हूँ जो कि पिलर्स हैं इस बाजार के, जो सिमंस ने अपनी कमेंट्री में कहा, जो बातचीत हुई, और जो कंसर्न्स हैं ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ कैपेक्स, वो अब हावी हो रहा है। आपको इस मद्देनज़र जो प्राइस डैमेज कैपेक्स ये कैपिटल गुड्स में हो रहा है, आप उसको कैसे रीड करें? इट्स अपॉर्चुनिटी या फिर अभी टाइम लगेगा इन स्टॉक्स को सेटल होने में? मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा मेजर स्लो डाउन है यहाँ पे। आई थिंक शायद गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन का ईयर था और उसके बाद में इमीडिएटली मानसून का क्वार्टर आ गया, उसके हिसाब से जो फंड एलोकेट किए जाने थे टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, वो शायद सेकंड क्वार्टर में नहीं हुआ है। तो उसकी एक लैग इफेक्ट हमें अभी एक्सपीरियंस हो रही है। बट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्ड क्वार्टर के अंदर आई थिंक एलोकेशन ऑफ मनी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड प्रोजेक्ट्स आर नाउ बीइंग वन। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक यू विल सी द नॉर्मलाइजेशन हैपनिंग इन द एग्जीक्यूशन साइड एज वेल। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स क्षेत्र जो है उसके अंदर आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम अच्छी बननी चाहिए। इवन लाइक्स ऑफ सीमेंस और ABB और फॉर दैट मैटर एनी अदर कैपिटल गुड्स कंपनीज, they are reasonably confident about the execution from the perspective of orders that they have received. So मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत लंबा उसमें फर्क पड़ेगा। Maybe 1 or 2 quarters I think you might see some slowdown, but overall I think the environment does not appear to go down. At least I think when I look at the period of 3 years. अच्छा, अब आते हैं
देवेंद्र जी, जो लास्ट फ्राइडे हुआ, आईटी की प्रॉफिट बुकिंग को आप कैसे देखते हैं? इट्स वन ऑफ आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग डे, या फिर एसेंचर के अच्छे नंबर्स के बाद निफ्टी आईटी का ये रिट्रेस होना आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, या फिर थोड़ा सा अब निफ्टी आईटी भी काफ़ी चल चुका है और माइट बी टिल द टाइम वी स्ट्राइक अर्निंग सीजन थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी? आईटी की प्लेसमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो एक टेल विंड है, स्ट्रॉन्ग डॉलर, वो अभी भी परसिस्ट करता है। जो कंपनियां इंजीनियरिंग R&D स्पेस में है, जो मिड टियर सेगमेंट के अंदर आईटी के अंदर ऑपरेट कर रही है, उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक दे आर रिसीविंग रेगुलर ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स विथ अ हॉराइजन ऑफ 3 to 5 years और इन सम केसेस 7 years विजिबिलिटी, एंड उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो engineering R&D space remains, I think, more niche play compared to, I think, the general IT companies, I think, which are operating currently. Particularly the frontline IT companies के अंदर the business model is transforming and it is getting changed. They are also, I think, adapting to the niche plays which we are talking about in the engineering R&D space. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि I think थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रेशर बनेगा, but on the other side, the mid and small IT companies, particularly the engineering R&D जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए I think टाइम मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मे बी आई थिंक वैल्यूएशन वाइज देखा जाएगा तो एवरीबडी इज आई थिंक एट अ रीजनेबली गुड वैल्यूएशन और इन सम केसेस प्रीमियम वैल्यूएशन। तो वहां पे आपको मिस्टेक करने का या गाइडेंस मिस करने का अवकाश नहीं है। अगर मिस्टेक होती है यानी एग्जीक्यूशन के अंदर आप नहीं अचीव कर पाते हो, गाइडेंस मिस करते हो, तो शायद मार्केट इतना काइंड नहीं रहेगा, उसके अंदर बिकवाली आ सकती है। सो ये एक कंसर्न मार्केट के लिए जरूर रहेगा, बट ओवरऑल एनवायरनमेंट फॉर आई थिंक द निश प्ले इन आईटी इज रिमेनिंग इंटैक्ट, ऐसा मेरा मानना है। ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खुल के आपसे पूरे बाजार के स्ट्रक्चर पे, कैपिटल गुड्स पे, आईटी पे बातचीत हुई, और एक बार फिर से मेरी तरफ से और CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको क्रिसमस की अग्रिम शुभकामनाएं। निफ्टी के लिए चैलेंज वही परसिस्ट करता हुआ 23,800। मीनवाइल अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो फिर भी एक एज है, बट एज ऑफ नाउ 23,800 निफ्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज। फिर ये इस कार्यक्रम 10 कदम दार ट्रेड में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन आप लिए जुड़ेंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। अपना कोई भी सवाल ज़रूर पूछिए छोटे से ब्रेक के बाद।